नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS कक्षा 10वीं विषय गणित, जिसके टेस्ट पेपर 3 का भाग 2 आज हम हल करके देखेंगे। इसमें हम प्रश्न नंबर 13 से इसको शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है नीचे दी गई संख्या रेखा में बिंदु Q ऋण 3 और ऋण 4 का मध्य बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न Q और ऋण 4 के बीच स्थित होगा। हम जानते हैं कि बिंदु Q जो है ऋण 3 के बाद परंतु ऋण 4 के पहले स्थित है, अतः ऋण 3 के बाद जो भी बिंदु स्थित होंगे उन्हें हम ऋण 3 खालिस्तान सही बटे खालिस्तान पढ़ेंगे। तब हम देखें इस प्रश्न में जो 4 उत्तर दिए हैं उसमें केवल ऑप्शन बी ही इस प्रकार का आंसर है, जिसमें कि आंसर आ रहा है ऋण 3 सही 12/18। प्रश्न नंबर 14, जिसमें लिखा है एक स्कूल में कक्षा 9 में और कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो अनुपात है 3:2 है। कक्षा 9 के 30% विद्यार्थी और कक्षा 10 के 10% विद्यार्थी स्कूल विद्यार्थी कमेटी के लिए चुने गए हैं। दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा स्कूल कमेटी के लिए चुना गया। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे 3x हैं तथा कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे 2x हैं। इस प्रकार हमारे कुल विद्यार्थी जो की संख्या जो होगी 3x धन 2x बराबर 5x, इसे हम समीकरण 1 से निरूपित करते हैं। तब कमेटी के लिए कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं वो 30% हैं, अर्थात 3x का 30%। इसे हम आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 0.9x। इसी प्रकार कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी कमेटी के लिए 10% हैं, अर्थात 2x का 10%, जिसे हम यदि आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 0.2x। इस प्रकार कमेटी में जो कुल सदस्य हैं वो होंगे 0.9x प्लस 0.2x, अर्थात 1.1x। इसे हम समीकरण नंबर 2 से निरूपित करेंगे। प्रश्न के अनुसार हमें बताना है कि दोनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा कमेटी के लिए चुना गया है। तो हमारे पास कमेटी में 1.1x है और टोटल विद्यार्थी 5x है। यहाँ हम x से x को निरस्त कर देंगे तथा 1.1 का यदि दशमलव हटा दें तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमें जो प्राप्त होगा 11/50। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 11/50। प्रश्न 15वां, इसमें लिखा है यदि p एक पूर्ण संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। इसके लिए हम सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, जिसमें लिखा है p की घात 2 गुणा p की घात 3, अर्थात p का गुणा 5 बार। यहाँ पर यदि हम पूर्ण वर्ग के लिए यदि हम 2 की जोड़ बनाएं तो एक जोड़ नहीं बन पाती है, तब हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार यदि हम 3 की जोड़ बनाएं तो यहाँ पर भी एक p की कमी है, इसलिए हम कह सकते हैं ये पूर्ण घन भी नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन, जिसमें लिखा है p की घात -2 इंटू p की घात 6, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं p की घात 6 बटे p की घात 2, जिसे हल करने पर हमें p की घात 4 प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पूर्ण वर्ग के लिए यदि 2 का जोड़ बनाएं तो हमें 2 की जोड़ प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं p की घात जो 4 है वो पूर्ण वर्ग है, परंतु यदि हम 3 की जोड़ बनाएं तो हमें 3 की जोड़ नहीं बन पाएगी, अर्थात यहाँ पर 2p की कमी है। तब हम कह सकते हैं p की घात 4 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। इसी प्रकार सी ऑप्शन में लिखा है p की घात 3 भागित p की घात -3। -3 को हम 1/p की घात 3 भी लिख सकते हैं। भाग की जगह यदि हम गुणा लिखें तो हमारे प्राप्त होगा p की घात 3 गुणा p की घात 3, अर्थात p की घात 6। यदि हम इसमें पूर्ण वर्ग के लिए 2 की जोड़ बनाएं तो p की घात 6 में 2 की जोड़ बन रही है। इसी प्रकार यदि पूर्ण घन के लिए यदि हम 3 की जोड़ बनाएं तो हमें पूर्ण घन की 3 की जोड़ भी बन रही है। तब हम कह सकते हैं p की घात 6 जो है वो पूर्ण वर्ग भी है, साथ ही पूर्ण घन भी है, अर्थात p की घात 3 भागित p की घात ऋण 3 जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा। परंतु इसमें एक ऑप्शन डी और है, उसको यदि हम आगे हल करके देखें तो उसमें लिखा है p की घात 6 भागित p की घात 3, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा p की घात 3। यहाँ पर
दो दो की जोड़ बनाना चाहें तो यहाँ जोड़ नहीं बन सकती है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। परंतु यदि 3 की जोड़ बनाना चाहें तो बन सकती है, अर्थात यह पूर्ण घन है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पी की घात 3 भागित पी की घात -3। प्रश्न नंबर 16 जिसमें लिखा है नीचे दिए गए समीकरण को देखें। इस समीकरण को देखने के पश्चात हमें यह बताना है कि खाली स्थान में कौन सा विकल्प आएगा। चूंकि हमें दिया गया है 1.234 गुणा 56.78 बराबर 70.06652। इसे हम प्रश्न की भांति हम देखते हैं कि हमें 56.78 का मान निकालना है तो कितने का गुणा या भाग करना पड़ेगा। तो हमने 56.78 बराबर निकाला 70.0006652 अपान 1.234। परंतु हमें आंसर में ये जो प्राप्त करना है उसमें ये लिखा है दशमलव जो है 70 के पहले आ जाए, अर्थात वो हो जाए 0.7006652 और जो 1.234 था उसमें हमें प्राप्त हो जाए 0.1234। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें 70 में 100 का भाग देना पड़ेगा और 0.1234 में 10 का भाग देना पड़ेगा, जिससे कि प्रश्न के अनुसार हमारी संख्या हो जाए। यदि हम इस तरफ 70.06652 में 100 का भाग देते हैं और 0.1234 में 10 का भाग देते हैं तो हमें 56 में भी यह क्रिया करनी पड़ेगी, अर्थात 56.78 में हमें 10 का भाग देना पड़ेगा, जिससे प्रश्न में दिए गए अनुसार समीकरण प्राप्त हो सके। तो 56.78 में यदि हम 10 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5.678, जिससे यह समीकरण है संतुष्ट हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी 5.678 हमारे प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 जिसमें लिखा है नीचे दिए गए बेलनाकार और घनाभ के आकार के पात्रों की ऊंचाई एक समान है। दोनों ही पात्रों में बराबर मात्रा में पानी डाला गया है। बेलनाकार पात्र का 1/2 भाग और घनाभ आकार का पात्र 1/3 हिस्सा पानी से भर गया। यदि बेलनाकार पात्र के आधार का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ के आकार के पात्र के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए, हमें दिया गया है कि हम बराबर मात्रा में पानी डालते हैं, अर्थात बेलनाकार पात्र का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बेलनाकार पात्र के आयतन के लिए सूत्र होगा πr² और घनाभ के आयतन के लिए सूत्र होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का क्षेत्रफल बेलन का जो होता है वो πr² होता है, तो हम πr² को आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे गुणा ऊंचाई लिख देंगे। परंतु घनाभ का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई को आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे गुणित ऊंचाई। प्रश्न के अनुसार हमारे पास बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है तथा बेलन की ऊंचाई जो भर जाती है वो h/2 है। इसी प्रकार घनाभ की जो ऊंचाई है वो h/3 है, परंतु आधार का क्षेत्रफल यहाँ हमें पता नहीं है। यहाँ यदि हम h से h को निरस्त कर दें तथा 2 से 54 को काट दें जो कि 77 बार कटेगा, तो हमें घनाभ के आकार का जो पात्र है उसके आधार का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा 77 × 3 अर्थात 231 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार प्रश्न 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 18 नीचे दिए गए समीकरण को देखें। 3/2 भागित खाली स्थान बराबर 1 हमें ये प्राप्त करना है, तो इस बॉक्स में कौन सा विकल्प सही होगा। चूंकि हमें जो प्राप्त करना है 3/2 भागित खाली स्थान बराबर 1, अर्थात इस बॉक्स में जो आएगा वो 3/2 ही आना चाहिए। इसमें हम प्रश्न चारों ऑप्शन को देखते हैं जिसमें कौन से ऑप्शन का मान 3/2 प्राप्त होता है। पहले वाले ऑप्शन में लिखा है 3/2 और पूरे की घात 4, अर्थात इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/2 जो कि 3/2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार यह ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार प्रश्न ऑप्शन बी देखें जिसमें 2/3 और पूरे की घात 4 है, जिसे हल करेंगे तो 2/3 8 होगा जो कि 3/2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं
यह ऑप्शन भी हमारे प्रश्न का आंसर नहीं है। तीसरे सी वाले ऑप्शन में देखें जिसमें लिखा है 4/9 की घात ऋण 3। 4/9 को एक्चुअल में हम लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग। 2/3 का वर्ग और बाहर घात 3 लगी है, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 2/3 की घात -6। माइनस के कारण यह संख्या पलट जाएगी, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 6, जो कि हमारे बॉक्स का मान हमने जो पहले निर्धारित करा था उसके बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा। परंतु हम ऑप्शन डी को भी देखते हैं कि ऑप्शन डी में लिखा क्या है। इसमें लिखा है 9/4 की घात -3। इसी प्रकार 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का वर्ग, जिसे हम आगे हल करेंगे तो 3/2 की घात ऋण 6 और माइनस के कारण यदि इसको पलट दें तो 2/3 की घात हमें 6 प्राप्त होगा, परंतु हमें बॉक्स का मान 3/2 की घात 6 चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 19वां और 20वां जो कि आयत के चित्र पर आधारित है, इसमें हमें हल करना है। प्रश्न नंबर 19 में लिखा है हेल्थ क्लब में कितने प्रतिशत लोग अपने व्यायाम समय का 7% से कम समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। हम इसमें देखें ग्राफ में एक्स अक्ष पर जॉगिंग में व्यतीत करने का समय प्रतिशत में है और वाई अक्ष पर जो देखें वो लोगों की संख्या है। तब हम देखते हैं 60% से कम, अर्थात हमें जॉगिंग में जो व्यतीत कर रहे हैं समय उनको देखें तो हम ग्राफ में देखें तो 0 से 20 वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 5 है। इसी प्रकार 20 से 40 वालों की संख्या भी 5 है तथा 40 से 60 वालों की संख्या 10 है। 40 से 60 का मतलब 40 से अधिक परंतु 60 से कम। प्रश्न में यह पूछा है कितने प्रतिशत लोग अपने व्यायाम का समय का 60% से कम समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं, अर्थात हमें 0 से 60 वाले कुल व्यक्तियों की संख्या चाहिए जिन्हें जोड़ने पर प्राप्त होगा 20, अर्थात इस प्रश्न का जो ऑप्शन है उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा जो कि 20% है। तो हम इसमें ऑप्शन बी पर सही टिक कर देंगे। इसी प्रकार इसी आयत के चित्र के आधार पर प्रश्न नंबर 20वां भी आधारित है। इसमें लिखा है आयत चित्र के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। हम चारों कथन को देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही आता है। ऑप्शन ए में लिखा है 60% से कम जॉगिंग वाले लोग जो हैं अधिक लोग हैं, आधे से अधिक लोग हैं, परंतु हमें चित्र को ध्यान से देखें तो 60% से कम जॉगिंग वाले व्यक्ति जो हैं जो कि 20 हैं, 20 व्यक्ति जो हैं, कुल व्यक्ति 50 के आधे से कम है, परंतु इस ऑप्शन में लिखा है आधे से अधिक लोग हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिया गया ऑप्शन गलत है। दूसरा, उन लोगों की संख्या 20 है जो अपने व्यायाम का अधिकतर समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। अधिकतर समय जो व्यतीत करते हैं वो है 80 से 100, उनकी संख्या 10 है। इस प्रकार दिया गया ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी देखें, उसमें लिखा है कम से कम एक व्यक्ति अपने व्यायाम का समय का 100% जॉगिंग में व्यतीत करता है। यहाँ पर यदि हम देखें 100% वाले कम से कम व्यक्तियों की संख्या 10 है। इस प्रकार दिया गया ऑप्शन पुनः यहाँ पर गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा जिसमें लिखा है 20 से 40% जॉगिंग में व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यदि हम इस आयत चित्र में देखें तो 20 से 40 वाले व्यक्तियों की संख्या 5 है। इस प्रकार यह हमारे प्रश्न का आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 21 जिसमें लिखा है अरुण के गुल्लक में कुछ पैसे थे, उसने P रुपए गुल्लक में डाले तो कुल राशि का P/2% बढ़ जाती है। अरुण द्वारा P रुपए डालने से पहले गुल्लक में कितने पैसे थे। हमने मान लिया कि गुल्लक में कुल रुपए जो थे हमारे A थे। अरुण ने P रुपए डाले तो P रुपए डालने पर जो राशि बढ़ी वो कुल राशि का P/2% बढ़ गई, जिसे हम गणितीय रूप में लिखेंगे। उसके पास पहले A थे, P डाले तो यहाँ पर हो गए A+B, परंतु जो कुल राशि है वो कुल राशि का P/2 बढ़ गई। तो कुल राशि A थी तो A का P/2 यदि हम निकालें तो यहाँ पर हमें समीकरण प्राप्त होगा A+B बराबर A इंटू P/2%। यहाँ हम A से A को निरस्त कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा P बराबर A गुणा P 2% का 2 गुणित 100, जिससे हम
P से P को यदि कैंसिल कर दें तो जो A की वैल्यू 200 प्राप्त होगी। अर्थात अरुण के पास गुल्लक में पहले कितने रुपए थे? 200 रुपए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 200 रुपए। प्रश्न नंबर 22, इसमें लिखा है अखिल और बालू बिंदु P से बिंदु Q तक एक सीधे पथ पर चलना शुरू करते हैं। P से Q की दूरी 12 किलोमीटर है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और उनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बालू जब बिंदु Q पर पहुंचता है तो वह तुरंत वापस मुड़कर अखिल की ओर चलता है। उससे बिंदु R पर मिलता है। बिंदु Q से बिंदु R की दूरी कितनी है? आइए, हमें दिया गया है P से Q की दूरी 12 किलोमीटर है। अखिल की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और बालू की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बालू सबसे पहले पहुंचेगा और बालू 12 किलोमीटर चलने के पश्चात 12 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है। सॉरी, बालू जो है 12 किलोमीटर पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है? चूंकि बालू की चाल जो है 6 किलोमीटर है तो बालू का P से Q तक का जो समय है जिसे हम दूरी बटे चाल से व्यक्त कर सकते हैं। दूरी 12 किलोमीटर थी और उसकी चाल 6 किलोमीटर थी, अर्थात बालू का जो समय है 2 घंटा। बालू बिंदु P से Q तक 2 घंटे में पहुंच गया। अब बालू यहां से मुड़कर अखिल जो पीछे आ रहा उसको मिलाएगा। हम जानते हैं अखिल 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, चूंकि अखिल की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको 2 घंटे चलना अर्थात 8 किलोमीटर। अतः अखिल और बालू के बीच की जो दूरी है वो केवल कुल दूरी जो है वो 4 किलोमीटर, अर्थात कुछ दूरी अखिल को तय करना है और कुछ दूरी बालू को तय करना है, परंतु समय दोनों का समान रहेगा। माना हम ऐसा मान लेते हैं कि बालू के द्वारा उसे पुनः मिलाने के लिए चली गई दूरी x है, तो अखिल के द्वारा जो शेष दूरी है वो 4 ऋण x चली जाएगी। तो बालू का समय और अखिल का समय बराबर होगा। समय का जो सूत्र होता है दूरी बटे चाल होता है। क्योंकि बालू की चाल 6 किलोमीटर है और उसको दूरी x चलना है, तो इसको हम बालू का जो समय है उसे हम x बटे 6 से निरूपित करेंगे। इसी प्रकार अखिल का जो समय है उसको हम अखिल की जो दूरी है 4 ऋण x और समय चाल उसकी 4 किलोमीटर, जिसे हम 4 ऋण x बटे 4 से निरूपित करेंगे। यदि हम त्रिक गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 4x बराबर 24 ऋण 6x, जिसे हम आगे हल करें अर्थात 6x का पक्षांतर करें तो प्राप्त होगा 4x धन 6x बराबर 24, अर्थात 10x बराबर 24, अर्थात x बराबर 24 बटे 10। 24 में यदि 10 का भाग दे दें तो हमें प्राप्त होगा 2.4 किलोमीटर। अर्थात बालू के द्वारा जो चली गई दूरी है जिसपे बिंदु R पर अखिल को मिलना है वो 2.4 किलोमीटर होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 2.4 किलोमीटर होगा। प्रश्न नंबर 23, इसमें दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखें। यदि त्रिभुज PQS और RQS सर्वांग सम है तो कौन सी शर्त सही नहीं हो सकती है? इसमें हम पहले देखें, 2 त्रिभुज हैं जिसमें S बिंदु पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हम S बिंदु पर 2 त्रिभुज कर देंगे, एक का नाम PQS है और एक का नाम RQS है, जहां पर कोण S और कोण S 90 अंश के बराबर है। इसके साथ ही कोण Q के 2 हिस्से हो गए हैं, तो कोण Q ऊपर लिख दिया और कोण S नीचे लिख दिया। इस त्रिभुज के 3 नाम है, 3 अक्षर का नाम है PQS। इसमें हमने S और Q का निर्धारण कर लिया तो हम P को इस तरफ लिख देंगे। इसी प्रकार इस त्रिभुज में हमने Q और S का निर्धारण कर लिया जिसका नाम RQS था, तो दाएं तरफ हम R लिख देंगे। यदि हम जिस चित्र को ध्यान से देखें तो पहले ऑप्शन में लिखा है कोण QPS बराबर कोण SRQ। चित्र को ध्यान से देखें तो जहां पर कोण P है वहीं पर कोण R है। इस प्रकार यह दिया गया ऑप्शन सही है। दूसरा बी ऑप्शन देखें जिसमें लिखा है कोण PQS बराबर कोण SQR। PQS बराबर SQR, अर्थात जहां कोण Q ऊपर की तरफ है इस त्रिभुज में भी ऊपर की तरफ है, अर्थात ये दोनों सर्वांग समता की शर्त से कोण Q के बराबर होगा, अर्थात यह दिया गया ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी जिसमें लिखा है QP भुजा RS के बराबर होगी।
हम चित्र को देखें तो क्यूपी भुजा जो है क्यू आर के बराबर है, परंतु यहां पर लिखा है क्यूपी भुजा एस आर के बराबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ऑप्शन गलत है। चौथा है पी एस भुजा एस आर के बराबर है। चित्र को ध्यान से देखें तो पी एस भुजा एस आर के बराबर आ रही है, तो इसमें से केवल ऑप्शन सी जो है वो गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। तो प्रश्न में पूछा है कौन सी शर्त सही नहीं हो सकती, तब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रकार आज हमने प्रश्न नंबर 13 से 23 के हल देखे। अगले भाग में हम शेष प्रश्नों का हल लिखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।